नमस्कार। प्रारब्ध यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमें मालूम है कि एक छोटे अंतराल के बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन वादा करते हैं कि अब इसके बाद कभी भी आपको ऐसी शिकायतों का मौका नहीं देंगे। आपने हमारे आज की चर्चा का थंबनेल देख लिया होगा। लुलु मॉल में आपराधिक नमाज के सार्वजनिक मायने क्या है? बड़े इसकी अगर पृष्ठभूमि में बता दूं, इसके पहले आइए औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। आज की हमारी चर्चा में सहभागी और जिनसे हम बात करेंगे अगले कुछ समय तक, डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी साहब। जी आपका स्वागत है फैयाज साहब। जी जी नमस्कार। बहुत फैयाज धन्यवाद साहब आपका कि आप लगातार मौका दे रहे हैं। जी धन्यवाद। फैयाज साहब के साथ हमने लगातार प्रारंभ पे एक सीरीज की चर्चा की है, पसमानदा मुसलमानों और भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े मुसलमानों के साथ। उसके तमाम लिंक्स हम इसके नीचे डालेंगे। अब आते हैं आज के विषय पे, जो कि है लुलु मॉल। एक दुकान 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में खुली बड़ी दुकान। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा निवेश। और ये निवेश वहां से आया लुलु मॉल का, जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की निवेश की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उसी लुलु मॉल को स्वीकार करते हुए और उसको साकार करते हुए जब वो लुलु मॉल बन गया, एक प्राइवेट निवेश था जो कि उत्तर प्रदेश के लिए था और लखनऊ में था, तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने उसका उद्घाटन। लेकिन यहां तक सब ठीक, बहुत अच्छा था। अचानक लुलु मॉल में आ गई नमाज। डॉक्टर साहब, जी ये नमाज हमेशा क्यों निकल के सड़क, चौराहे, गलियों और उसके बाद मॉल तक पहुंच जाती है? ऐसा क्या है? जी देखें, इसमें कई एक बातें आपने की। जो सड़क और मॉल तक जो नमाज का आना है, मैं इस पे चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम जो लुलु मॉल में जो नमाज वाली घटना हुई, फिर उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और फिर उसके काउंटर में कुछ लोग वहाँ हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कर रहे थे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त जो है देश को बहुत तेजी से आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम सब आप देख रहे हैं, उसमें एक बड़ी जो वो है वो आर्थिक प्रगति जिसे हम कह लीजिए, उसके लिए विदेशी निवेश का आना बहुत जरूरी होता है, जिस पे उनका भी ध्यान है। और पूरे दुनिया में घूम के वो विरोधियों को लग रहा था कि सिर्फ वो घूमने जा रहे हैं, जबकि वो देश के काम के लिए जा रहे थे। उसी में एक कड़ी, जैसा कि आपने प्रस्तावना में कहा, वो वह निवेश को ले आना था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उसके जो मालिक हैं वो हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं। उनकी नागरिकता तो बाहर की है, लेकिन वो हमारे भारतीय भारत के हैं, तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ देश विरोधी ताकतें, जो मैं समझ पाया हूँ, उनको ये बात जम नहीं रही है कि भाई कैसे। तो वो एक बड़ा आसान है कि हमारे यहाँ एक फ्रिक्शन है, अंग्रेजों ने भी उसका इस्तेमाल किया, और अब भी जो हमें लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उसको हवा दे रही हैं। अच्छा। जो अच्छा, हिंदू मुस्लिम करके। जी जी बोले। बिल्कुल। जी यहाँ हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। हाँ, तो मैं आगे उस पर एक बढ़ने, लाला जी मुझे की दुकान थी। एक जो मेरा ये डाउट है, क्योंकि उस तरह से बात हुई। दूसरा, मैं नमाज पे भी एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो नमाज हमारा मूल का, प्रश्न है। हाँ जी, नमाज का जो है, जहां तक वो है कि नमाज जो है मस्जिद में ही पढ़ी जाए, और जो हम्म। 5 वक्त की नमाज है, या फिर कोई अपनी व्यक्तिगत नमाज पढ़ता है तो अपने घर में पढ़े, या ऐसी जगह जो शांति और सुकून का है, जहां से मतलब नमाज का जो असल माने होता है वो ईश्वर से बात करने के होता है। तो बिल्कुल। उसके लिए तो फिर जगह भी वैसी चाहिए। मॉल में पढ़ेंगे, सड़क पे पढ़ेंगे। हमने जब इससे हाँ। पहले भी सड़क वाली बात हुई थी, उस पर हमने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ना कहीं हम्म। दुरुस्त नहीं है। आप गल्फ कंट्रीज में चले जाए, जो मुस्लिम कंट्रीज कही जाती है, वहां कहीं आप सड़क पर नमाज पढ़ते हुए नहीं देखेंगे।
क्योंकि ये जो सड़क वाली नमाज होती है जेन्युइन है, और एक जो है सांप्रदायिक है। दोनों बात आप समझिए। मैं पहले जेन्युइन की बात करता हूँ, फिर सांप्रदायिक की बात करें कि ये मुस्लिम हाँ। सांप्रदायिकता का एक टूल है जो मैं समझ पाया हूँ। देखिए, ईद और बकरीद की नमाज और जुमा की नमाज, इसी में लोगों की ज्यादा भीड़ होती है, और इसके लिए लोग अक्सर मस्जिद भर जाती है तो मस्जिद के आसपास जो मैदान होता है उसमें कर लेते हैं, या फिर किसी मैदान में कर लेते हैं। लेकिन बहुत शहरों में जहाँ बहुत आबादी नहीं है, मैदान नहीं है, तो लोग सड़क वड़क पे भी वो कर लेते थे। लेकिन उसको कभी अच्छा नहीं माना, क्योंकि सड़क पे गाड़ियां आती जाती हैं, और वो सड़क जो है बहुत पाक साफ भी नहीं होती है। नमाज पढ़ने के लिए जब आप सजदा करें उसके लिए जगह पाक साफ होनी चाहिए। तो वो जो है इस्लामिक एतबार से भी देखेंगे तो बहुत सही नहीं है। मजबूरी वश कहीं कर लिया वो एक अलग बात। लेकिन इसके अच्छा। पीछे देखिए, इसके मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता है, आप उसको समझिए। और मुस्लिम सांप्रदायिकता इस देश में अशराफ लेके आया। जब उसका शासन था तो उस वक्त कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। जब उसके शासन का डाउनफॉल होने लगा तो वहां से मुस्लिम सांप्रदायिकता, ट्यूनेशन थ्योरी, सेपरेट इलेक्ट्रेट, इस तरह के जितने हैं, अब ये वंदे मातरम में भी ले आते हैं कि नहीं साहब ये हिंदू का नहीं है, मुसलमान का नहीं है। यानी हर चीज में इनको हिंदू मुसलमान करना है, मुस्लिम सांप्रदायिकता करना है। तो नमाज चूंकि डायरेक्ट मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है, तो अगर नमाज को हम टूल बना के आगे ले आते हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए, तो ये बड़ा शार्प और बड़ा कामगर है। तो ये एक चीज उसके पीछे होता है। वंदे मातरम वाला उतना कारगर नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन जो नमाज डायरेक्ट उससे है तो उसको लगता है कि हाँ भाई ये तो सरकार हमें दबा रही है, दबा रही है। वो उसमें वो जज्बात में आके, देखिए उर्दू एक टूल हुआ करता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक जज्बाती टूल हुआ करता था। तो इस पे इस्लामिक एतबार से भी, और जो है आप देखें संवैधानिक एतबार से भी, एक सेकुलर देश है, तो इस तरह के जो भी पूजा पाठ है या नमाज, जो भी आध्यात्मिक या धार्मिक काम है, वो ऐसी जगह करिए जहां आप अपना आसानी से करते, किसी को प्रॉब्लम, किसी को तकलीफ पहुंचा के अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये गैर इस्लामिक है। ये आप दुनिया के किसी भी इस्लाम के जानकार से पूछ लीजिए, अगर आप नमाज पढ़ते हैं और मुझसे उसको तकलीफ हो रही है, तो फिर आपकी नमाज ही नहीं होगी। क्योंकि ईश्वर ये पसंद ही नहीं करता है कि आप दूसरे को तकलीफ पहुंचा के नमाज करें। तो नमाज का तो सीधा सा कंटेंट है, लेकिन उसको जो टूल बना के यूज होता है वो सही नहीं है। इस पे हम लोगों ने बार बार बात किया है। लुलू माल वाला को, उसमें मुझे लगता है कि कुछ जो देश विरोधी ताकतें, वो भी इस डिफरेंस को, इस चीज को अपने लिए यूज करना चाहती। वहां मामला भड़केगा। हालांकि बहुत अच्छा स्टेप लिया सरकार ने भी, और जो है जिनका मॉल है उन्होंने भी स्टेप लिया वहां लिखवा दे कोई भी धार्मिक कार्य है। वो भाई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हिंदू मुसलमान है, उसको हिंदू को भी प्रोडक्ट बेचना है, मुसलमान को बेचना है। दुनिया भर में उनके मॉल हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि वो इन्वेस्ट हो रहा है उससे कोई, और एक और अच्छी बात है कि वो भारतीय मूल के हैं। और एक मैं और बात बता दूं, मेरे पास तो ये भी इन्फॉर्मेशन है कि पसमानदा समाज से हैं वो। तो ये सारी पॉजिटिव चीज है। कुछ कुछ निगेटिव चीज को अगर हम नहीं बैलेंस करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और नमाज मॉल में, मैंने तो आज तक किसी को मॉल में नमाज पढ़ते नहीं देखा है। ये एक नई शुरुआत हमें लग रहा है कि होने जा रही है। बस 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 यहीं आके मैं आपको रुकता हूँ। हमने भी कभी, हमने चौक में देख लिया, चौराहे पे देख लिया, आंगन में देख लिया, मस्जिदों में देख लिया, मोहल्लों में देख लिया, बसों में देख लिया, इतने सारे फोटोआं देख ली, चलती ट्रेनों में देख लिया, उड़ते जहाजों में देख लिया नमाज, खूब सारी फोटोआं। हम ये नहीं कहते वो सही है गलत है। मॉल तक ये कल्चर कहां तक चला है? ये कल्चर है या एग्रीकल्चर है? जो यानी ये नेचुरल है या फैब्रिकेटेड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ कि इस तरह की चीजें जो है लोग प्रयास कर रहे हैं, और उस पे हमें जो है उसका काउंटर हमें करना चाहिए। देखिए नमाज का है, मैं तो हिंदू घरों में नमाज पढ़ा हूँ। मैं तो अपने सिख दोस्त के, जब मैं इलाहाबाद में प्रयागराज में पढ़ाई करता था, तो हम गए, तो हमने कहा यार नमाज का समय हो गया, तो वो कहा कि हाँ यार इस पे बिछा के पढ़ लो। तो नमाज पढ़ने में, देखिए भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ बहुत सी आस्थाओं के साथ, बहुत सी भाषाओं के साथ, और बहुत से कल्चर के साथ जो डिफरेंट है एक दूसरे। हमारा आपका कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर, आप केरल का कल्चर और बंगाल का कल्चर अलग है। लेकिन इतने डिफरेंसेस के साथ सब लोग आराम से रहते हैं, और 5,000 साल से अभ्यस्त हैं रहने के। ये भी मैं बता दूं, कोई नई चीज हमारे हमारे लिए, मैं बात पूरी कर लूं, ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है कि अगर कोई भोजपुरी बोलने वाला है तो तेलुगु बोलने वाला के साथ रह रहा है तो उसके लिए नई चीज है, अरे वो हम कैसे रहेंगे। तो आस्था का सम्मान, हमारे यहाँ विरोधाभास का सम्मान बहुत ज्यादा है।
अगर कोई नमाज पढ़ने वाला है, पूजा करने वाला, दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते हैं, ये नॉर्मल चीज है। अब इस नॉर्मलिटी में लोग एसिड डाल के उसका कुछ दूसरा ही विलेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखें, अगर कोई ट्रेन में, आपने जैसे बताया, कोई नमाज पढ़ रहा है तो तुरंत लोग उसका सम्मान करते हैं। और मैंने हिंदुओं को देखा है, मैं अभी रमजान में मैं घर जा रहा था, इतनी ट्रेन में भीड़ थी कि बैठने की जगह नहीं थी, और मैं बार बार घड़ी देख रहा था कि रोजा कैसे खोलूंगा मैं। हालांकि मैंने कुछ जो है मीठा वगैरह ले लिया था, कि हम रास्ते में पानी ले लिया था। तो मैं अभी सोच रहा था, तो लोगों ने समझ गया हाथ बात से, तो एक साहब ने उसी में पूछा कि रोजा चल रहा है क्या आपका? रमजान चूंकि 1 महीना चलता है तो सब जान जाते हैं। हमने कहा हाँ रोजा चल रहा है। तो सबने अपनी अपनी घड़ी दे, सबको पता है कि जब सूरज डूबेगा तो ये अपना मौलवी साहब काम शुरू करेंगे। हमने कहा यार कहीं कम से कम बैठने की जगह मिल जाती तो मैं रोजा खोल लेता। तो लोगों ने कहा घबराए, वो सारे हिंदू लड़के थे। और जैसे ही मेरा रोजा खोलने का टाइम हुआ, मतलब ऐसे जगह वहां बनी, वरना समझ लीजिए वहां हवा घुसने की जगह नहीं थी। सबने उस चीज का सम्मान कि भाई व्रत रखे हैं तो व्रत तोड़ेंगे। और मैंने भी उस बात का सम्मान रखा कि मैंने भी जल्दी से 2 बिस्किट खा के, पानी पी के, और जल्दी से अपना डब्बा बंद करके मैं भी खड़ा हो गया। लुटकारे नहीं, आराम से करिए। तो ये आम बात है, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना। हमारे आस्था को लेकर मारामारी नहीं होती है। ये बिल्कुल। अशराफ के आने के बाद इस देश में धार्मिक सांप्रदायिकता, और ये उसके रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता, और उसी से हमारा माहौल बिगड़ा, और हमने इसका नुकसान उठाया। हमारा देश 3 टुकड़े में हुआ, और आज भी वो टी नेशन थ्योरी या मुस्लिम सांप्रदायिकता चल रही है। एक आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। हिंदू सांप्रदायिकता पे बात होती है, बहुत अच्छी बात है, ओवर डिस्कशन होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता पे किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होती। मैं बहुत, मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कहते हुए, न बहुत बड़ी तथाकथित बात। सेकुलर लिबरल लेफ्ट लोग बात करना चाहते हैं, न हमारे दक्षिणपंथी लोग भी घबराते हैं बात करने में। मैं बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता खत्म नहीं हो पा रही है, और उसका जो रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता, वो भी फिर उसी जब आप पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं मारेंगे तो फीवर का जो मेन कारण है वो खत्म ही नहीं हो पाता। इसलिए वो अभी तक चीज बनी हुई है। और हिंदू समाज की एक मैं बताऊं सुंदरता है, उसको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुखर होके बोलता है, और जिसके विरुद्ध बोलता है वो भी उसको टॉलरेट करता है। अगर हिंदू बिल्कुल। सांप्रदायिकता है, आप जैसे आरएसएस को लोग कहते हैं कि सांप्रदायिक संगठन है, तो आरएसएस के विरोध में ब्राह्मण लोगों ने किताबें लिखी हैं, लेकिन आरएसएस वाले कभी तलवार लेके नहीं निकलते कि हम इनकी गर्दन काट देंगे। तो हमारे यहाँ बिल्कुल। सहिष्णुता है, एक दूसरे की उसका विरोधाभास का भी सम्मान है। लेकिन मुस्लिम समाज में, और इस मुस्लिम समाज में ऐसा क्यों, क्योंकि उसको अशराफ लीड करता है। वो एक ऐसे कल्चर से आया है जहां विरोध की आवाज को पनपने नहीं दिया जाता है, या विरोध की आवाज को तुरंत खत्म कर दिया जाता है। तो अशराफ का जो कल्चर है अरब ईरान का, वो डोमिनेंसी वाला कल्चर है कि हम रहेंगे, सामने कोई ना रहे। ये एक प्रॉब्लम है। वो जब इंडिया में आया है तो उसको प्रॉब्लम होती है, और चूंकि उसको हुकूमत करना है, उसने हुकूमत किया भी है, वो अभी भी किसी न किसी बहाने में शासक वर्ग बना रहता है। इसीलिए देखिए, सारा, मैं बात खत्म, सारा सेकुलर लेफ्ट लिबरल लोग एक साहब को उपराष्ट्रपति बनवा रहे थे। सारा विरोधाभास वो छोड़ के बस उनका आदमी उपराष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि सत्ता चाहिए उनको, चाहे भाजपा में घुस के मिल जाए, चाहे कहीं घुस के मिल जाए। वो चला नहीं ये इस बार। बहुत। हमने तो एक ट्वीट किया था कि जी। हमने एकदम खुलेआम ट्वीट किया था कि फला फला साहब का नाम चल रहा है, और पसमानदा आंदोलन बिल्कुल नहीं चाहता है। अगर कोई पसमानदा कैंडिडेट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जगह पे कोई हिंदू मिल जाए। और हमने ये भी कहा था कि क्यों हिंदू चलेगा, क्योंकि वो दयालु होता है, क्योंकि वो अहिंसक होता है और सहिष्णु होता है। तो उसके पास अगर बागडोर होगी सत्ता की तो सबका ख्याल रखेगा, ये मेरा मानना। और ये इतिहास भूगोल से साबित भी है, कोई मैं हवा में नहीं उड़ा बहुत रहा हूँ। जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपने अपनी लंबी टिप्पणी बहुत की। जिम्मेदारी से मैंने ये जहां बात तक, कही। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक आप इस बात को ले आए हैं, ये भले एक घटना, एक लुल्लू माल की घटना जो लखनऊ में है, एक दुकान है जिसको हम एक दुकान कह सकते हैं, छोटी हो बड़ी हो, और जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी, लेकिन उसको आप जहां तक लेके आए हैं, वो पसमानदा और अशराफिया समाज की तरफ, वाकई भीड़, चाहे दंगाई हो, चाहे पत्थर फेंकने वाली हो जुमा की नमाज के बाद, या लुल्लू माल जैसी जगहों पर जाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने के क्रम में एक जबरदस्ती का नमाज पढ़ने का ड्रामा, जिसमें ना कि मालिक की रजामंदी थी, ना ऐसी कोई जरूरत थी, क्योंकि बहुत सारी जगह वहां रही होगी जहां पढ़ी जा सकती। ऐसे में जी, मैं, आपने जहां अशराफ और पसमानदाओं के इस उलझन पर लाके इसको खड़ा किया है, तो मैं उस संदर्भ को अगर जोड़ूं, तो आप ये बताइए कि ये अशराफ
क्लास द्वारा पसमानदा कब तक इस्तेमाल होता रहेगा? ये तो कभी माल में जाके नमाज पढ़ेगा, कभी फ्राइडे की जुमे की नमाज के बाद निकल के सड़कों पर पत्थर चलाएगा। यही करेगा क्या देशी मुसलमान? इससे नहीं, मुक्ति अब का स्थिति रास्ता क्या? अब देखिए देखिए अब स्थिति बदल रही है, समाज के हम्म, अंदर भी और समाज के बाहर भी इसको लेकर अब चर्चा होने लगी है। विशेष रूप से जब से प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है, एक हम्म, राष्ट्रव्यापी तौर पे चर्चा हो रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री की नियत चाहे जो भी हो, वोट लेने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको देखिए पसमानदा का, यहाँ अब तो किसी का बोलूंगा ना, वोट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मेरी बात यहाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी हो हाँ, जाने दीजिए। वो ऑलरेडी बिना पसमानदा का वोट लिए 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तीसरी बिल्कुल, बार के लिए भी उनको आवश्यकता है। लेकिन चूंकि वो उनका एक अपना कॉन्सेप्ट है कि जो वंचित समाज है हम उसको मुख्य धारा में लाएंगे, इसी के लिए उन्होंने सिर्फ बिल्कुल, पसमानदा ने, उन्हें ईसाई वंचितों को भी कहा, हिंदू समाज के वंचितों को भी उन्होंने भागीदारी दी। आप देखिए कि इस देश का राष्ट्रपति आप जो आज चुने गए हैं, आप बिल्कुल, देख लीजिए, ये बिल्कुल, इतिहास है। और एक बात मैं और कह दूं, अब चूंकि बात दूसरी तरफ जा रही है, राज्यसभा में जो कलाकार मनोनीत होते हैं, भारत में पहली बार जो इलैया राजा है दलित समाज से, पहली बार कोई वंचित समाज से किसी कलाकार को राज्यसभा मिला है। ये बिल्कुल, आज तक जो तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियां और क्या क्या सेकुलर कभी पार्टियां नहीं, जितना बड़ा बड़ा झंडा अलकाब लगा लीजिए, हिम्मत नहीं हुई थी। तो ये माननीय प्रधानमंत्री, देखिए जो चीज है वो कहना पड़ता है। जो बिल्कुल, हमारा हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर कोई तारीफ करता है तो उसके मुंह में मिट्टी डाल दो, यानी तारीफ करने को अच्छी बात नहीं माना गया है। और आसिम बिहारी ने कहा था कि किसी लीडर को अगर आप तारीफ करते हो, इसका मतलब कि आप समाज का भी नुकसान कर रहे हैं और लीडर का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो तारीफ से फूल जाएगा तो वो गलत बात है। लेकिन जो बहुत सच बढ़िया, बात है वो कहना पड़ता है, ये तारीफ नहीं है, ये सच बात है कि उन्होंने भागीदारी दी। अब वो मुस्लिम समाज की तरफ सामाजिक न्याय के प्रश्न को छेड़ के सारे लेफ्ट लिबरल को बैकफुट पे ला दिया है। ये जो मुस्लिम हम्म, मुस्लिम दिन भर खेलते रहते हैं ना कि हाय मुसलमानों को बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, जो अब उन्होंने 90% मुसलमानों की मुख्य धारा में लाने की पहल कर दिया है, अब इनको सांप सूंघ गया है। तो वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के लोकेशन से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं, वो भारत के बहुत प्रधानमंत्री बढ़िया, है। और बहुत ये बढ़िया, देश जो है, बिल्कुल, और ये देश जो है हमारा 5,000 साल से जीवित सभ्यता संस्कृति, 1-2 दिन का खेला नहीं है ये कि हम साहब नया राष्ट्र बने हैं तो ये डेमोक्रेसी ये सेकुलरिज्म। हम 5,000 साल से जीवित हैं, दुनिया में कोई हम सबसे सीनियर है, ये आप समझ लीजिए। ये बहुत इसका बढ़िया, गर्व है बहुत बढ़िया, मुझे। हम बिल्कुल, सिखाने वाले लोग हैं, सीखते भी है वो एक अलग बात है। तो वो उस लोकेशन पे एक आदमी बैठा हुआ है, तो उस लोकेशन से सोच रहा है, हाँ भाई वो किसी धर्म का हो सकता है, कोई ना कोई किसी धर्म में पैदा होता है, किसी जात में पैदा होता है, किसी क्षेत्र में पैदा। आप कहिए कि गुजरात का प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, सारे प्रधानमंत्री यूपी से बनते हैं, तो लड़ते रहिए, लड़ने के लिए हजार चीजें। लेकिन एक सार्थक पहल है इसने, देखिए उन्होंने मुसलमान पसमानदा की जब बात की तो स्नेह यात्रा की बात की, देखिए कितनी सूझबूझ वाली बात है कि दंगे फसाद होते हैं, पसमानदा ज्यादा विक्टिम होता है, उसके घर जलते हैं, उधर से हिंदू के जो वंचित तबका है वो भी गुजरता है, जो ठेला लगाए हुए चाहे वो हिंदू, वही तो दंगे में आएगा, एसी में बैठे वाले दंगे में नहीं आएंगे। उन्होंने स्नेह हम्म, यात्रा के जरिए जोड़ने का प्रयास किया। एक बात मैं और ऐड कर दूं, हम्म, एक परिपाटी अब तक चली आई है, नेता पहले जनता में जाता है, कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे वोट हम्म, दो, आश्वासन कह के वोट लेता है। हम्म, मोदी जी का स्टाइल दूसरा है, इन्होंने पहले पसमानदा को भागीदारी दिया, उत्तर प्रदेश ऐसे हाँ, बड़े राज्यों में एक मंत्री दिया, लोक कल्याणकारी स्कीमों में बिना जात धर्म देके लाभ पहुंचाया, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे कि अब तुम जाओ स्नेह यात्रा लेके, अब उनको जोड़ो वो जुड़ेगा। तो ये उल्टा हम्म, हुआ, नेताओं का अब तक क्या होता है, जाके आश्वासन देके, ये काम करके जोड़ के भागीदारी दे के कह रहे कि जाओ दो, वोट मांगने के लिए नहीं कह रहे, वो जानते हैं कि हम हाँ, 2 बार प्रधानमंत्री बन मतलब, चुके, तीसरे बार पे बन चुके। ये हाँ, जो मतलब, विपक्ष के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि मोदी बांटना चाहते, अरे मुसलमान पहले ही से हम्म, बटा हुआ है। और भारतीय जनता, एक बात के बात कर, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से जब ये जनसंघ थी तब से मैं बात कर रहा हूं, जितना हम्म, अशराफ को जगह दिया संगठन में उच्च पद दिया, और जो है मंत्रालय में भी उच्च पद दिया जब सरकार बनी है, लेकिन हम्म, ये लोग अपनी मेहरारू तक का वोट नहीं दिलवा पाते हैं। और 10 आदमी को भाजपा से जोड़ना बड़ी बात है, उसमें बड़े बड़े नाम है, नाम लेके मैं नहीं बात कर रहा,
10 आदमी को भारतीय जनता पार्टी के किसी अशराफ ने, विशेषकर सैयद लोग होते हैं, कोई खान साहब लोग भी हैं, 10 आदमी को भी जोड़ा है पब्लिक में जाके, तो मैं कह दूंगा कि मैं नाम बदल लूंगा। लेकिन उसके बाद भी जो हाँ। सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एक रूमर ये भी फैलाया जाता है कि शिया लोग बहुत वोट देते थे। आप वाजपेयी के जमाने में, वाजपेयी जी जिस वोट से जीते थे, आप जाके शिया बाहुल इलाकों में, लखनऊ में आप उस बूथ का निकाल लीजिए जहाँ शिया बाहुल है, कितने वोट मिलते थे? कभी नहीं वोट दिया। कभी ये नहीं मिलता, र्यूमर, नहीं मिल अशराफ पाता। चूंकि बहुत होशियार होता है, इन्होंने एक र्यूमर कर दिया था कि शिया सैयद लोग वोट देते, कोई वोट नहीं देता था, न बिल्कुल कल देते थे बिल्कुल। ना आज देते थे। और वो एक साहब जिनका नाम कटा है, जो उनके बूथ पे जो 2 वोट मिला है, मुझे लगता है वो भी किसी पसमानदा का घर और बना होगा, उसने दे दिया होगा जोश में आके कि मोदी जी घर बनवाने लाए वोट देते। हमें तो लगता है कि उनका भी नहीं होगा जो है। तो ये एक बात है। इससे इससे देखिए, इससे एक आदमी के नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, इससे भी लोगों को तकलीफ हो रही है कि हमारे नेतृत्व में क्यों नहीं जा रहा है। हमारे बाप दादा राजा हुआ करते थे, हैं? हम्म। आप ना देखिए, मोदी जी की एक और बात बताता हूं, ना तो किसी कारपोरेट घराने से है, ना वो किसी राजनीतिक परिवार से जी। है ना वो किसी में ऐसे घराने से है कि जिसका बैकअप पहले से रहा हो। बिल्कुल और वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए प्रधानमंत्री बन गए, किसी और पार्टी में रहे होते तो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कार्यकर्ता ही रह गए होते। ये भी मैं बता दूं आपको, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ और मैं राजनीति में भी नहीं हूँ, लेकिन जो सच बिल्कुल बात है वो सही। कहना पाता है कि उसने बिल्कुल सबको सही। सम्मान दिया है। इसमें कोई मतलब कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जी अविनाश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, ठीक है, हम ना एक लुलु माल की घटना से बात करना शुरू हुए थे, और आज की एक ताजा डेवलपमेंट इसमें जोड़ दूं चलते चलते, आखिरी 5 मिनट हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि जी एक, आपके भी समय का ख्याल है मुझे, और हमारे दर्शकों की भी एक समय सीमा है, जो काफी दिनों बाद एक बार फिर हमें देख रहे हैं और अब लगातार देखते रहेंगे। अच्छा, अब मैं वापस आऊंगा। आज की एक रिसेंट घटना है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि लगातार निर्णय लेने के लिए जाने जा रहे हैं और लगातार निर्णय लेते रह रहे हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि मदरसों में नियुक्त होने वाले अध्यापक भी अब बिना टीईटी, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, उसको पास किए बिना नहीं नियुक्त होंगे। जी मुझे जी ऐसा लग सकता है कि आप अभी इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन एक उड़ती उड़ती, अगर ये इतना ही सही हो जितना मैं कह रहा हूं, तो क्या मायने हैं इसके, बिल्कुल क्या बिल्कुल, आप कहेंगे? सही कह रहे हैं। मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, और वो MTET है, मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब तक ये होता था कि मदरसे में सब अशराफात चलता है, मदरसे बोर्ड का और सारा सिस्टम अशराफों के हाथ में था। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक पसमानदा को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने ओके। पहले ही जनगण मनगढ़ जो हमारे राष्ट्रगीत है, उसको कह दिया कि सबको ये पढ़ना, और कोई तराना नहीं चलेगा। देखिए, जब आप जी देशज को ले आएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो जी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का भी डायरेक्शन है, दिशा निर्देश है कि इसको हमें रिफॉर्म करना है। उसमें एक ठीक है। ऐसे आदमी को जगह मिला जो वो उस लाइन पे तेजी से चल रहा है, एबीवीपी का कार्यकर्ता भी रहा है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पढ़ा भी है, तो उसकी कॉन्सेप्ट लाइन हम्म। पहले से क्लियर है। लेकिन अब तक अशराफ होते थे। मुझे कई अधिकारियों ने बताया कि हम तो जानते भी नहीं थे कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन भी कोई होता था, लेकिन ये तो इतनी मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, जब जी बॉस कैप्टन सही होता है ना, तो सारे प्लेयर बढ़िया खेलते हैं। आप इससे एग्री बिल्कुल हैं कि नहीं? सबको बिल्कुल डर रहता है, बिल्कुल भैया रन बनाना है, विकेट लेना, नहीं तो अगली मैच में बैठा दिए बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल 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 तो ये बिल्कुल। सब पे काम चल रहा है। मंत्री जी लोग भी हम्म। आजकल काम कर रहे हैं, विधायक जी लोग भी एकदम सतर्क है, भैया कि मैच बढ़िया खेलो, नहीं तो अगली मैच में 12वां प्लेयर हो जाएंगे। तो बिल्कुल। उससे ये मदरसे में बहुत काम हुआ। उस पर कभी हम बात करें। मदरसे में डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद के आने के बाद से बहुत काम हुआ। उसमें हम्म। ये भी पहले से प्रपोजल चल रहा था, मुझे पता थी, और पता रहे कि निर्णय भी हो गया। ये बहुत अच्छी पहल। हम्म। इससे क्या एक फायदा होगा, जो वाकई पात्र है मदरसे में, हम्म। चाहे वो, और उसमें एक चीज और होनी चाहिए, जैसे मैथ का टीचर है और भी टीचर है, तो उसमें मैं आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि उसमें हिंदू मुस्लिम का भी फर्क हटा देना चाहिए। क्योंकि अच्छा। मुझे नहीं पिताजी, नहीं, क्या मेरे मतलब? पिताजी बताते थे कि एक मदरसे में वो पंडित जी उर्दू पढ़ाया करते थे उनको। अच्छा। एक मदरसे में कहीं वो बता रहे थे कि वहां पे पंडित जी उर्दू पढ़ाया करते थे, और वो था तो ये मदरसा। देखना,
तो ये देखना उसमें दिलचस्प होगा ये कि देखिए, अगर आप, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे। देखिए, जी अगर जी। आप सेकुलर देश हैं और मदरसा को गवर्नमेंट चला रही है, तो उसमें मैथ का टीचर खाली मुसलमान क्यों होगा, और उसमें भी अशराफ क्यों होगा? जो लायक बिल्कुल। होगा कंपटीशन दे, बढ़िया हाँ क्वालिटी हाँ। क्वालिटी आप सेलेक्ट कीजिए। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जब मदरसा में लगा रहे हैं तो इसका मकसद भी यही है, उसमें इसकी भी कैद को हट जाना चाहिए। उससे लड़कों के हम्म अंदर क्वालिटी भी पैदा होगी, और उनका जो हमारा मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी वाला सिस्टम है, एक हिंदू लड़का जब एक मुसलमान टीचर से और एक मुसलमान लड़का जब एक हिंदू टीचर से मदरसे के अंदर पढ़ के जाएगा, तो उसका पहले हम्म से वो एक जो भारतीय वाला सिस्टम है ना, उसको मैं ऐसे वरना एक मोनोलिथ समाज से जब आते हैं तो एक शक रहता है, वो रहता है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें पात्र को, अब जहाँ अरबी हम्म पढ़ाना है, उसमें भी अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का हिंदू ही समाज से है, तो मेरे बहुत से एक साथी हैं जो अरबी में भी कुछ पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूँ, उर्दू भी पढ़े हुए हैं, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे संस्कृत पढ़ाने वाले मुसलमान का जब अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो उर्दू अरबी पढ़ाने वाले हिंदू का क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हो सकता है? तो तब तो आप सेकुलर हैं, तब तो आप सेकुलर हैं, नहीं तो फिर आप नहीं नहीं कम्युनल है ना? नहीं नहीं, देखिए तो देखिए मैं देखिए कहता हूं अभी कि तो इसको ओपन करना, ये हमारी मांग है, आप इससे सहमत हो चाहे ना हो। और ये बहुत अच्छी, उसमें कई एक चीजें हैं। देखिए, उसमें जो हाँ मदरसे का मैनेजमेंट सिस्टम होता था ना, अपने चचा के भतीजा हाँ को, इनके इनके जो परिवारवाद, जो नियोक्टिज्म चल रहा था मदरसों में, हाँ कि हाँ। हम चपरासी से लेके और प्रिंसिपल तक उन्हीं के खानदान के बच्चे होते थे, जो ये मोहतमिम वही होते थे, ना, जो जैसे मदरसा वो के में, वो पूरे खत्म हमें, हो जाएगा। तो हाँ वो जैसे वो देश, प्रबंधकीय व्यवस्था में, देखिए, प्रबंधकीय देश के व्यवस्था के संपत्ति स्कूल वाला सिस्टम देश ना। की संपत्ति पे, संसाधनों पे देश के हर नागरिक का हक है, वो कहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बस ये मेरा स्टैंड है। जी, आप कुछ कह रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते आपने जितने कम समय में ये जो एक नया आया, मैं तो इसको टीईटी बोल बैठा था, लेकिन आपने उसको मदरसा एलिजिबिलिटी टेस्ट या ऐसा कुछ हाँ, बोला। MTET है वो। जी जी। हाँ, तो हाँ ये तो चलते चलते खबर आई, इस पर एक बात करी गई। तो लुलु माल की माल कल्चर में पढ़ी जाती नमाज से लेके, और हम लोग आखिर मदरसे और शिक्षित मदरसों में पढ़ाने वाले जी एक एलिजिबल शिक्षक की तलाश तक उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। तो राजस्थान से चल के हम लोग कहाँ तक आए? राजस्थान पृष्ठभूमि है, राजस्थान जी इस जी समय हर तरफ से पृष्ठभूमि है, लेकिन हम जी लोग आखिर लुलु से चल के मदरसे तक आए, और उस जी मदरसे तक आए जिस मदरसे को अच्छी रवायत और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अब अच्छा ह्यूमन पावर भी देने का उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सोच रही है। बिल्कुल। आपके जी साथ बात करके हर बार बहुत मजा आता है, और अगला टॉपिक लेके फिर मैं आपको बहुत जल्दी परेशान करूंगा। जी। प्रारब्ध के दर्शकों की हाँ, तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।